हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन और आप 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको बहुत टेंशन है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आज का ये महा मैराथन क्लास एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और बीए के एग्जाम में जो कुछ रिपीट होता है वही मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों का पेपर देखती हूँ हर यूनिवर्सिटी का, और जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। और हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो 100% मार्क्स लेकर के आते हैं। तो चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी आपको बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ आपको अपने को करिकुलर की भी क्लासेस पूरी मिलेंगी हर सेमेस्टर के लिए। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। चलिए देखते हैं लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग ए सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर without changing the original meaning or order of words। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, यानी शब्द दर शब्द अनुवाद। यानी जो कुछ एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका कोई भी वर्ड का मीनिंग बिना बदले उसको अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना ही लिटरल ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ पर कोई भी वर्ड्स को चेंज नहीं किया जाता, जो कुछ होता है बिल्कुल वैसे ही वर्ड्स को अरेंज किया जाता है अनदर लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो। और देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग यूनिट नंबर 1 को पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर आप 1 पढ़ लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम देना आसान हो जाएगा क्योंकि यूनिट नंबर 1 से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और यूनिट नंबर 1 को मैंने 2-3 पार्ट्स में अपलोड किया है, तो आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के लिंक मैं दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी कोशिश है यही कि हमारा हर बच्चा एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से आंसर लिखे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो हमारा जो एग्ज़ाम में जाए तो कोई भी क्वेश्चन उसको देख कर ये लगे कि मुझे नहीं याद है। तो इसलिए हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप लोग वीडियोज़ ज़रूर देखा कीजिए। ये मत सोचा कीजिए चलो जो होगा देखा जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चलिए देखिए, it follows the exact word of the original sentence but sometimes it may not sound natural in the new language। इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ओरिजिनल सेंटेंस को इसमें फॉलो किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है ना वो सुनने में उसका साउंड एकदम सही नहीं लगता, जबकि जो फ्री ट्रांसलेशन होता है ना वो एकदम सही होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो कुछ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है जैसे लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग, तो अगर इसको हिंदी में अनुवाद करना होगा तो हम लिटरल के लिए लिख देंगे शाब्दिक, ट्रांसलेशन के लिए लिख देंगे अनुवाद, मीन्स का मतलब लिख देंगे मतलब होता है, ट्रांसलेटिंग मतलब लिख देंगे अनुवाद। इस तरीके से एक सीक्वेंस में अनुवाद होता है जैसे जैसे लिखा होता है। लेकिन अगर यही फ्री ट्रांसलेशन होगा तो हम एकदम आराम से यहाँ पर जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम बोल करके जो मीनिंग लिखी हुई है उसको फ्री ट्रांसलेशन में कर देंगे कि लिटरल ट्रांसलेशन जो होता है ये शब्द दर शब्द अनुवाद होता है, जिसमें मतलब इस तरीके से अनुवाद हो जाता है। जबकि लिटरल ट्रांसलेशन में एकदम वही वर्ड एक सीक्वेंस में इस्तेमाल करना होता है, कोई भी वर्ड की चेंजिंग नहीं करनी होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलना होता। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आंसू बाई जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का ये जो आंसू पोएम है ये हिंदी की पोएम है लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में दिया गया है क्योंकि आपके पेपर का नाम ही ट्रांसलेशन है, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो इसलिए इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आपके लिए। कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है जिस पर आपको हमारे चैनल पर वीडियो ना मिले। द मेन थीम ऑफ आंसू इज ह्यूमन सॉरो एंड डीप इमोशंस। जो मेन थीम है आंसू, आंसू का मतलब क्या है, देखिए जब इंसान रोता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो आंसू का मतलब है ह्यूमन सॉरो, यानी इंसानों का जो दुख है और जो डीप इमोशंस हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ पेन, लॉनलीनेस, लव एंड इनर स्ट्रगल।
जो पोएट हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, जयशंकर प्रसाद एक्सप्लेन करते हैं फीलिंग्स ऑफ पेन, दर्द की जो फीलिंग होती है, लॉनलीनेस मतलब जो अकेलापन होता है, लव मतलब प्यार होता है, एंड जो इनर स्ट्रगल होता है, इंसान का जो आंतरिक संघर्ष होता है, उसको ये पोएम एक्सप्लेन करती है। टीयर्स यानी आंसू आर शोन एज ए सिंबल ऑफ द हार्ट सफरिंग एंड आल्सो ए वे टू प्योरीफाई इमोशंस। आंसू जो है ये एक सिंबल है जो कि दिखाता है हर्ट सफरिंग यानी दिल का जो दर्द है। द पोएम हाईलाइट्स हाउ सॉरो इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्प्स ए पर्सन ग्रो इमोशनली। ये पोएम हाईलाइट करती है कि जो दुख है ये नेचुरल पार्ट होता है लाइफ का और हेल्प करता है इंसानों को ग्रो इमोशनली। चलिए इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे हमारे अपलोड है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर द होम एंड द वर्ल्ड होगा आगे, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, पोएम पर आपका नाम लिखा होगा। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड में? द मेन कैरेक्टर्स आर बिमला, निखिल एंड संदीप। तो जो बिमला है निखिल की वाइफ है और संदीप एक और कैरेक्टर होता है जो कि लीडर होता है। ये नॉवेल उस टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों से को यहाँ से भगाने के लिए जो रोज़ मूवमेंट अलग अलग होते थे, तो उसके बारे में ये नॉवेल दिखाता है। घर और बाहर की दुनिया, द होम एंड द वर्ल्ड। बिमला इज़ ए सिंपल हाउसवाइफ हु लेटर बिकम्स इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड। जो कि बिमला है मेन कैरेक्टर है, निखिल की वाइफ है और एक घरेलू हाउस वाइफ है, घर का काम करती है, बाहर की दुनिया के बारे में इसे कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। बट इसका हस्बैंड निखिल इसे बाहरी दुनिया के लिए भी छूट देता है कि वो समझे जाने, क्योंकि वो उसको चाहता है और उसको समझता है और उसको सपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे बिमला का इंटरेस्ट हो जाता है बाहरी दुनिया में। निखिल इज़ हर हस्बैंड, निखिल उसका हस्बैंड है, ए काइंड एंड ऑनेस्ट मैन हु बिलीव्स इन ट्रुथ एंड पीस। जो कि काफ़ी दयालु है, काइंड, ऑनेस्ट, ईमानदार है और बिलीव करता है ट्रुथ, सच्चाई में और शांति में। संदीप, देखो संदीप जो है ना एक पैसियोनेट एंड सेल्फिश नेशनलिस्ट है, लीडर है। दीज थ्री कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ लव, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स इन द स्टोरी। जो संदीप होता है ना ये थोड़ा अजीब तरीके का लीडर होता है, मतलब भड़काऊ टाइप का, और ये पैसे लेकर भाग जाता है बिमला से। तो फिर बिमला को यकीन होता है कि इसने गलत किया, इसको अपने हस्बैंड की बातों पर यकीन रखना चाहिए था, जबकि उसने ही इसे इतनी छूट दी थी हर एक चीज़ की, ताकि मेरी वाइफ जो है, मतलब निखिल सोचता है कि जो उसकी वाइफ है बिमला वो हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जाने, इसलिए इसको बाहरी दुनिया के लिए भी उसने छूट दिया, उसको सपोर्ट किया। लेकिन फिर बिमला को समझ आ जाता है कि निखिल सही है। तो आप पूरा नॉवेल पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पूरी समरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिमला इन द स्टोरी। बिमला का क्या रोल है स्टोरी में, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल में। बिमला इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ नॉवेल एट फर्स्ट। सबसे पहले शी बिलीव्स ए सिंपल लाइफ एट होम, जो कि शुरुआत में, नॉवेल के शुरुआत में घर की सिंपल लाइफ में बिलीव करती है, बट लेटर, लेकिन बाद में शी इज़ अट्रैक्ट टू संदीप आइडियाज़ एंड पर्सनैलिटी। ये शादीशुदा है और जब संदीप के भाषण को सुनती है तो इसका जो अट्रैक्शन है वो संदीप की तरफ बढ़ जाता है, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। सी बिकम कन्फ्यूज्ड बिटवीन हर हस्बैंड्स वैल्यूज़ एंड संदीप इन्फ्लुएंस। वो अपने हस्बैंड और संदीप के बीच में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है और संदीप के भाषणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो उससे इम्प्रेस हो चुकी है। हर कैरेक्टर शोज़ द स्ट्रगल बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न थिंकिंग। जो बिमला का कैरेक्टर है इस नॉवेल में दिखाता है स्ट्रगल यानी संघर्ष को, ट्रेडिशन और मॉडर्न थिंकिंग यानी जो परंपरा है और जो आधुनिक विचार है उसके बीच का स्ट्रगल दिखाता है बिमला कैरेक्टर के माध्यम से इस स्टोरी के अंदर। थ्रू बिमला, बिमला के द्वारा द राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर शोज, रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाते हैं हाउ इमोशंस कैन समटाइम्स लीड ए पर्सन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो राइटर जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर वो दिखाते हैं कि कैसे इंसान की जो इमोशंस होती हैं सम टाइम कभी कभी उस इंसान को गलत डायरेक्शन में लेकर चली जाती हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरीके से कई बार पूछ चुका है कि कमेंट ऑन द टाइटल। टाइटल जो कन्यादान है, विजय तेंदुलकर का ये जो ड्रामा है कन्यादान, उसका टाइटल कन्यादान, उस पर एक्सप्लेन कीजिए, उसको लिखिए कि कन्यादान टाइटल का मतलब क्या है। द टाइटल कन्यादान मीन्स द गिविंग अवे ऑफ ए डॉटर इन मैरिज। कन्यादान का मतलब है कि विवाह में बेटी को दान करना। इट इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड सिम्बॉलिक। ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और सिम्बॉलिक है। इन द प्ले कन्यादान में इट शोज़ हाउ ए फादर गिव्स हिज डॉटर थिंकिंग इट इज़ राइट बट लेटर शी सफर्स इन हर मैरिड लाइफ। देखो, विजय तेंदुलकर का ये जो ड्रामा है ना, ये जो प्ले है कन्यादान, इसमें एक अपर क्लास लड़की की शादी एक लोअर कास्ट दलित लड़के से हो जाती है, ज्योति, जो कि एक ब्राह्मण मतलब एक हाई कास्ट से बिलोंग करती है। और उसके फादर जो हैं वो इस तरीके के इंसान है कि उनको बिलीव है कि सोसाइटी में जो दलित वर्ग है उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनके साथ शोषण, उनका अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब उनकी बेटी ज्योति को एक अरुण नाम के लड़के से प्यार हो जाता है जो कि एक दलित होता है, तो वो अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं और उसे उसकी शादी कर देते हैं, ये सोच करके कि अगर वो करेंगे तो सोसाइटी के लोग भी देखेंगे और अपनी बेटियों की शादी दलितों से करने लगेंगे। तो इस तरीके से दलितों के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो जब अपनी बेटी की शादी कर देते हैं तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट झेलती है, कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि जो उसका हस्बैंड अरुण होता है ना, वो अपनी वाइफ से बदले लेता है। किस चीज़ का बदला? कि जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ऊंची जो क्लास वर्ग से बिलोंग करते हैं, हाई क्लास लोग जो होते हैं, वो उन्होंने हमेशा दलितों को दबाया है, तो उस चीज़ का बदला वो अपनी वाइफ से लेता है, तो इसलिए वो खुश नहीं रहती। द टाइटल क्वेश्चन दिस ट्रेडिशन एंड शोज इट्स इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इस शीर्षक यह जो टाइटल है इस परंपरा पर प्रश्न उठाता है और दिखाता है कि बेटी कोई वस्तु नहीं जिसे दान किया जाए। इट सजेस्ट दैट ए डॉटर इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी गिवन, हाईलाइटिंग द नीड टू रीथिंक एंड सच कस्टम्स। तो इसके माध्यम से विजय तेंदुलकर समाज को इस परंपरा पर दोबारा सोचने का संदेश देते हैं। तो ज्योति की जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड से कहती भी है कि मेरी बेटी की शादी ना करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो, लेकिन उसके फादर करते हैं इसलिए कि दलितों का भी उत्थान हो, लेकिन उल्टा हो जाता है जैसा वो सोचते हैं। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। इसका मेन थीम क्या है? आधे अधूरे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मोहन राकेश का नाटक है, यानी कि ड्रामा है। बहुत अच्छा ड्रामा है, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब आधे अधूरे इनकम्प्लीट हैं, हर कोई अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सबको कुछ ना कुछ कमियां हैं। द मेन थीम इज़ इनकम्प्लीटनेस इन ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। इसका मेन थीम है इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन, और ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसानी जीवन में और रिश्तों में मतलब कि अधूरापन इसका मेन थीम है। इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है, सेंट्रल कैरेक्टर, जिसका नाम है सावित्री, जो कि एक मैरिड वाइफ है और उसके बच्चे भी हैं। तो वो एक मैरिड होती है और उसका हस्बैंड महेंद्र नाथ होता है और वो बेरोज़गार होता है। तो यही कमाकर जो सावित्री है अपने पूरे फैमिली को चलाती है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है, यही कमाती है। तो इसलिए ये अपने हस्बैंड से कभी खुश नहीं होती और बाहरी दुनिया में भी वो कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस ढूंढने की कोशिश करती है, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो पाती, फेल हो जाती है। एवरी कैरेक्टर फील्स अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। इस कैरेक्टर में जितने भी इस नॉवेल में, सॉरी नॉवेल नहीं ये ड्रामा है, इस ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो सावित्री हो, सावित्री के बच्चे हों या सावित्री का हस्बैंड हो, हर कोई अपने आप में क्या है, अनहैप्पी फील करता है। द प्ले शोज प्रॉब्लम्स इन फैमिली लाइफ, लैक ऑफ लव एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये प्ले शोज दिखाता है प्रॉब्लम्स को, जो पारिवारिक जो घरेलू जीवन में समस्याएं हैं, ये ड्रामा उसको भी दिखाता है। लैक मतलब कमी, लैक ऑफ लव प्यार की कमी, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग जो गलतफहमियां हैं, उन सारी चीज़ों को ये प्ले दिखाता है। इट हेल्प्स दैट नो पर्सन इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हाफ और इनकम्प्लीट इन सम वे। ये ड्रामा दिखाता है कि हर इंसान किसी न किसी वे में इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और जिस वजह से इसमें कोई भी कैरेक्टर खुश नहीं होता।
पूरा ड्रामा आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी समरी मैंने पढ़ा दी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ सावित्री एंड व्हाट इज़ हर रोल। इस ड्रामा में सावित्री कौन है और उसका रोल क्या है। सावित्री इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे, रिटन बाय मोहन राकेश। इस तरीके से एग्जाम में आप लिखिएगा, शी इज़ ए वर्किंग वुमेन हु इज़ अनहैप्पी विद हर हस्बैंड एंड फैमिली। जो कि एक जॉब करने वाली औरत है और अपने लाइफ में अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली में ये कभी खुश नहीं होती। सी ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस आउटसाइड। वो घर से बाहर भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती है बट फेल्स, वो अधूरी रहती है, क्योंकि अपने बॉस के साथ या ऑफिस में काम करने वाले आदमियों के साथ मतलब खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि अपने हस्बैंड से खुश तो होती नहीं, उसको अपना हस्बैंड बेकार लगता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर खुश नहीं होती, उसको कंप्लीटनेस नहीं मिलती, उसे हर जगह इनकम्प्लीटनेस ही नज़र आती है। हर कैरेक्टर शोज द स्ट्रगल ऑफ ए वुमेन हु वांट्स ए बेटर लाइफ बट फील्स लॉनली एंड डिससेटिस्फाइड। मोहन राकेश ने अपने प्ले आधे अधूरे के माध्यम से सावित्री कैरेक्टर के माध्यम से ये दिखाया है कि जो वुमेन हैं स्ट्रगल करती हैं, जो चाहती हैं एक बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन, लेकिन वो तब भी अकेला और अपने आप को डिससेटिस्फाइड फील करती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज महेंद्र नाथ इन द प्ले आधे अधूरे, रिटन बाय मोहन राकेश। मोहन राकेश के ड्रामा आधे अधूरे में महेंद्र नाथ कौन है। महेंद्र नाथ इज सावित्रीज हस्बैंड। महेंद्र नाथ सावित्री का हस्बैंड है। ही इज़ वीक, जो कि कमज़ोर है, अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार है, एंड डिपेंडेंट, और पूरी तरीके से डिपेंड है, निर्भर है ऑन हिज वाइफ, अपनी बीवी पर, क्योंकि बीवी कमा के लाएगी तो ये खाएगा, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता, ये कोई इनकम नहीं लाता। ही लैक्स कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक्स मतलब कमी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। शादी के बाद भी इसके बच्चे हो गए, मगर ये कभी अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाया, जिम्मेदार नहीं हो पाया, परिवार को इसने कमाकर नहीं खिलाया, बीवी ही कमाकर घर का पूरा खर्चा उठा रही है। हिज कैरेक्टर शोज फेलियर एंड हेल्पलेसनेस इन लाइफ विच क्रिएट्स टेंशन इन फैमिली। इसका कैरेक्टर दिखाता है, यानी महेंद्र नाथ कैरेक्टर के माध्यम से राइटर ने ये दिखाया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फेलियर होते हैं अपनी लाइफ में, और लाइफ में हेल्पलेसनेस होते हैं, मतलब बिल्कुल बेकार होते हैं, और फैमिली में टेंशन क्रिएट करते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द प्ले कॉल्ड आधे अधूरे। इस आधे अधूरे प्ले को आधे अधूरे टाइटल ही क्यों दिया गया, क्यों आखिर इसको आधे अधूरे ही कहा गया। द टाइटल मीन्स इनकम्प्लीट। टाइटल आधे अधूरे का मतलब है अधूरा, इनकम्प्लीट। इट इज़ सुटेबल, ये बिल्कुल सुटेबल है, सही है, बिकॉज ऑल कैरेक्टर्स आर इनकम्प्लीट इन देयर लाइफ्स एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि इस ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, और हर किसी में इनको कमियां भी नज़र आती हैं, और जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, एंड कीप सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, जो कि खुशियों को तलाश करते हैं, बट नेवर फाइंड इट फुली, लेकिन फिर भी वो पूरी खुशियाँ पा नहीं पाते। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द हंट। हंट का मेन थीम क्या है। द मेन थीम इज इनजस्टिस अगेंस्ट ट्राइबल पीपुल एंड वुमेन्स स्ट्रेंथ। इस कहानी की मुख्य थीम आदिवासी लोगों पर अन्याय और महिलाओं की शक्ति है। द स्टोरी शोज हाउ ट्राइबल कम्युनिटीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय आउटसाइडर्स। ये दिखाती है कि बाहरी लोग कैसे आदिवासियों का शोषण करते हैं। It also highlights the courage of a woman who stands against injustice and fights for her dignity. ये साथ ही साथ ये कहानी जो है एक साहसी महिला के माध्यम से, मतलब ये कहानी एक साहसी महिला के माध्यम से ये दिखाती है कि वह अपने सम्मान के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, और उसका नाम होता है मैरी। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ मैरी ओराओन। मैरी ओराओन कौन है, जो कि द हंट की मेन कैरेक्टर है। मैरी ओराओन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी इज़ ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट ट्राइबल गर्ल, जो कि एक बहादुर और आत्मनिर्भर आदिवासी लड़की है, और जो कि अपने आप पर डिपेंड है, काम भी करती है, और अपना मतलब खर्च निकालती है, खुद अपना जीवन गुजार रही है। शी वर्क्स हार्ड एंड लाइव्स विद सेल्फ रेस्पेक्ट, जो कि मेहनत करती है और आत्मसम्मान के साथ जीती है।
When she faces danger, she does not remain silent but takes strong action of the protect herself. जब उसके सामने खतरा आता है तो वो चुप नहीं रहती बल्कि मजबूती से उसका सामना करती है, क्योंकि काफ़ी हिम्मती और ब्रेव लड़की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हंट सिंबलाइज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में द हंट जो टाइटल है उसमें हंट यानी शिकार का मतलब क्या है। द हंट सिंबलाइजेज जस्टिस एंड रिवेंज अगेंस्ट एविल। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हंटिंग एनिमल्स बट अबाउट, देखिए, बट अबाउट पनिशिंग दोज हु डू रॉन्ग। इट शोज द पावर ऑफ द ऑब्रेस्ड टू फाइट बैक। इस जैसे कि स्टोरी में शिकार न्याय और बुराई के खिलाफ बदला का प्रतीक है। ये सिर्फ जानवरों के शिकार तक सीमित नहीं है कि हंट का मतलब जानवरों का शिकार करना, बल्कि गलत करने वालों को सज़ा देना भी दर्शाता है। यह दबे कुचले लोगों की ताकत को दिखाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पिंजर। पिंजर रिटन बाय अमृता प्रीतम। ओके, अमृता प्रीतम का ये नॉवेल आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम की चीज़ों को दिखाता है। पूरा समरी अपलोड कर चुकी हूँ, हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है सब पर पूरी डिटेल वीडियो अपलोड है। हर किसी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाले जो हैं सब अलग से वीडियोस अपलोड हैं, तो आप सारी वीडियोस चेक करके प्लेलिस्ट में पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। सक्सेस मास्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पिंजर का मेन थीम क्या है। द मेन थीम इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन वुमेन। पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पर महिलाओं ने जो कुछ सेक्रीफाइस किया, जो कुछ खोया, जो कुछ कष्ट सहा, उसको ये नॉवेल दिखाता है। द नॉवेल शोज, ये नॉवेल दिखाता है पेन यानी दर्द को, लॉस मतलब खोना, सफरिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, पार्टीशन यानी पार्टीशन के दौरान पर, पार्टीशन के दौरान के दर्द, लॉस और सफरिंग यानी दुख को ये नॉवेल दिखाता है। इट आल्सो हाईलाइट्स इश्यूज लाइक आइडेंटिटी, ऑनर एंड ह्यूमैनिटी। ये भी दिखाता है जो इशू है आइडेंटिटी, पहचान का, ऑनर का और ह्यूमैनिटी का, वो ये सब कुछ दिखाता है। पूरा नॉवेल पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कैसे पार्टीशन के टाइम पर औरतों को अगवा कर लिया जाता था, उनका रेप किया जाता था, फिर इस तरीके से उन्हें अपनी पहचान खोनी पड़ी, अपना परिवार खोना पड़ा। सब कुछ अमृता प्रीतम ने पूरो नाम की एक कैरेक्टर के माध्यम से पिंजर नॉवेल को लिख करके दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द नॉवेल पिंजर। पिंजर नॉवेल में मेन कैरेक्टर कौन है। द मेन कैरेक्टर इस पूरो मेन कैरेक्टर है जो कि अगवा कर ली जाती है। शी इज़ ए सिंपल गर्ल हु लाइफ चेंज आफ्टर शी इज़ किडनैप्ड। उसकी लाइफ बदल जाती है जब वो किडनैप्ड होती है। हर स्टोरी शोज द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसकी जो कहानी है दिखाती है स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम पर महिलाओं ने जो कुछ सेक्रीफाइस किया, जो कुछ खोया और अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, वो सब कुछ पूरे कैरेक्टर के माध्यम से अमृता प्रीतम दिखाती हैं। कि जब महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था, उनको अपने घर में रखा जाता था अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो उस टाइम उन्हें अपना परिवार खोना पड़ा, अपनी पहचान खोनी पड़ी, अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ। तो वो इस नॉवेल में दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू पूरो इन द स्टोरी। पूरो के साथ क्या होता है स्टोरी यानी कि इस नॉवेल पिंजर में। पूरो इज़ किडनैप्ड बाय रशीद एंड फोर्स टू लीव विद हिम। पूरो को किडनैप किया जाता है रशीद के द्वारा और उसको फोर्स किया जाता है उसके साथ रहने पर। एट फर्स्ट, और सबसे पहले, सी फील्स हेल्पलेस, अपने आप को वो अकेला और बेसहारा महसूस करती है, एंड सैड, और उदास होती है। बट स्लोली सी एक्सेप्ट हर सिचुएशन एंड बिकम्स स्ट्रोंगर, और धीरे धीरे वो अपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और स्ट्रांग बन जाती है। और ये तो कभी वापस अपने घर लौट कर नहीं जाती। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड रशीद को एक्सेप्ट कर लेती है और पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ खुद को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो उस टाइम पर बहुत सारी औरतों की मदद करती है जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, अलग हो गई थी, उनको अपने परिवार तक मिलाने में वो मदद करती है। और साथ ही साथ ये पूरो अपनी भाभी लाजो को भी उनकी फैमिली तक, अपनी फैमिली तक पहुंचाती है, लेकिन खुद वापस नहीं जाती क्योंकि इसने रशीद को अपना परिवार मान लिया था
और रशीद के साथ ये रह जाती है और इस तरीके से ये पूरा नावल एंड हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने जितना भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है आप इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इससे लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं सभी पर वीडियोस अपलोड हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। बीए का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे आपको सभी पर वीडियोस मिलेंगी और को करिकुलर की भी वीडियोस मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिनका MCQ बेस्ड पेपर होता है उनको भी वीडियोस मिलेंगी, तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।